ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सलीम साहब, जब इश्यूज़ ये हमारे सामने हैं और वी अंडरस्टैंड कि अगर आप 50% अपनी आमदन का टैक्सों में दे देंगे विच इज़ 49%, आई थिंक सैलरीड क्लास पे भी 40%। 49 तो इट्स जनरल ना, इट गोज अप टू 55%। 55% में चला जा रहा है। तो फिर उसमें कोई कंपनी सर्वाइव नहीं करती। सैलरीड वालों से भी अब 40% तक कटता है सुपर टैक्स के बाद। सर्वाइवल का बात नहीं है। देखें, अगर मैं किसी मुल्क में जाऊं, जैसे मिडल ईस्ट है, वहाँ 0 टैक्स है या 5% टैक्स है, तो आई स्टार्ट थिंकिंग कि वाई शुड आई कम टू अ कंट्री विच इज़ वेयर आई हैव टू पे 55% टैक्स और 49% टैक्स। तो इशू ये है। और फिर बिजली का कॉस्ट जो है हाईएस्ट है इन द रीजन। तो एनर्जी कॉस्ट तो हर बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तान में इस पूरे रीजन में बिजली की कीमत भी सबसे ज़्यादा है और इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज़्यादा है। तो ये बड़ा सीरियस एक क्राइसिस है। इंटरेस्ट रेट तो इट इज़ रेलिवेंट टू बोरोइंग ना, अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखिए अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी नहीं आएगा, साथ बोरो करेगा। वो एलिमेंट सेकेंडरी हो जाता है। मगर ये दो जो एलिमेंट हैं, ये तो आपको डायरेक्ट बिजनेस को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करते हैं। तो एनी बिजनेस विच इवेल्यूएट्स कि हमने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना, तो उनके सामने ये दो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चाहे वो लोकल बिजनेस हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, तो इनको गवर्नमेंट को एट सम स्टेज एड्रेस करना पड़ेगा। फिर मैं एक्सपोर्टर पे आ जाऊँ। एक्सपोर्ट की बात की हुई, एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान जी है ना सर। गुल अहमद का जो कारोबार बंद हुआ है, वो गुल अहमद तो एक है ना सर। एक्सपोर्टर जो है, जो 100% एक्सपोर्ट में, उनको भी हमने टैक्स रिजीम में डाल दिया है, हालांकि दे यूज्ड टू बी 1% फाइनल लाइबिलिटी। तो एक्सपोर्टर भी अब सोचने पे मजबूर है कि यार मैंने एक्सपोर्ट यहाँ से करनी है नहीं करनी है, यहाँ एक्सपैंड करना है नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रा अब बांग्लादेश को आप देख लें, स्पेशल टैरिफ है फॉर एक्सपोर्टर बिजली का। तो ना बिजली पे उनको कोई कंसेशन है, ना टैक्सेशन पे आपने नॉर्मल रिजीम में उनको डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें आर डेट्रीमेंटल टू एनी बिजनेस डिसीजन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और कियानी साहब हैं, दे अंडरस्टैंड दीज इश्यूज़। ऐसा नहीं है कि बट जाहिर सी बात है, इनको इश्यूज़ हैं IMF के, इनको इश्यूज़ हैं दूसरे चैलेंजेस के। तो वो बट एवेंचुअली वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। जब इसमें बिलाल साहब आपको कहीं बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, उसके बगैर हम IMF की डिक्टेट्स पे चलते जाएंगे तो आप ग्रोथ तो नहीं आएगी फौरी तौर पे। भूल जाएं 2-3 साल अभी ग्रोथ आपको लेते लेते लग जाएंगे, वो भी अगर आपकी मैक्रो इंडिकेटर्स बाकी रिमेन्स नॉर्मल। तो लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? देखिए नदीम साहब, देखिए इसी माहौल में मैं आई जस्ट वांट टू से दिस नॉट जस्ट अबाउट IMF डिक्टेट्स। देखिए जो मुआशी सूरत हाल पिछले साल थी, अपने करंट अकाउंट्स बैलेंस को कंसोलिडेट करना, फिस्कल बैलेंस को कंसोलिडेट करना हमारी अपनी भी माशी ज़रूरत थी। बट देयर आर लिमिटेशंस टू योर एक्सपोर्ट एज वेल। आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा ही नहीं रही है। नहीं, देखिए मार्जिनल ग्रोथ आई है पिछले साल। आपकी 32 अरब पे अब एक्सपोर्ट्स खड़ी हुई हैं। आई थिंक जो मेजर जिस तरह अमेरिका के साथ हमारी टैरिफ डील हुई है, इसका फ़ायदा होगा। पॉइंट ग्रांटेड रिगार्डिंग के टैक्सेस आर हाई, एनर्जी कॉस्ट आर हाई, मगर ऑल एल्स बीइंग इक्वल उस टैरिफ की कमी का भी, जहाँ पे 6 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट जाती है, उम्मीद करते हैं उसका भी असर आएगा। दूसरी नदीम साहब, हमने नेशनल टैरिफ पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कराई जिसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शंस आएंगी। इस साल पहले इसके स्टेप्स ले लिए गए हैं और 5 साल के अंदर हम इंशाल्लाह रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इस साल भी बुनियादी जो उसका थ्रस्ट रहा है वो रॉ मटेरियल्स पे और कैपिटल गुड्स पे, मशीनरी पर है, जो कि रॉ मटेरियल्स और मशीनरी वो जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। मगर यकीनन जो बात मैं आई जस्ट वांट टू इंडोर्स, जो देखिए ये भी आपने चेंबर से साथी लिए, आरिफ हबीब साहब इज़ विद अस, ये भी हमें गाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद प्राइवेट सेक्टर से मिलते हैं। मेरी जिम्मेदारी लगी हुई है, मैं हर महीने सारे मुल्क के चेंबर के सदूर के साथ, FBR के साथ मिलके हम बैठते हैं। अभी लाहौर वालों ने कहा कि आप 3 अरब की रोज़ाना करप्शन करते हैं। देखिए ये भी हमारे साथ बैठते हैं जी। यकीनन सिस्टम में ख़राबियाँ हैं, उसको हम सब ने मिलकर प्लग करना है। मगर हम इनके साथ बैठते हैं, जो बिजनेसेस ऑन द ग्राउंड इनको इश्यूज आते हैं। 2 नंबर तो उनके बड़ी खतरनाक है। वो कहते हैं 25 अरब रोज़ का बारो करते हैं, हुकूमत चलाने के, 3 अरब की रोज़ की करप्शन करते हैं। खैर अब नंबर्स आई डोंट नो वेरी स्ट्रॉन्ग, मगर मैं आपको बुनियादी तौर पर ये कह रहा हूँ कि हम प्राइवेट सेक्टर से इनपुट लेके इनके साथ बैठ के रोज़मर्रा के जो इश्यूज आते हैं, OICCI भी है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी है। मैं आपको एक मिसाल
मिसाल देता हूँ फॉरेन बिजनेसेस के लिए ख़ास तौर पे, अभी जो रॉयल्टी, फ्रेंचाइज और ये टेक्निकल फ़ीस की मद में जो रेमिटेंसेज हैं, पहले वो इश्यूज़ थे, वो रिमिट भी हो रही हैं, और इसकी भी हदूद में बेहतरी लाने के लिए, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम हो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के भी मद्देनज़र रखते हुए, मगर उसमें थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए भी हमने अभी OICCI के साथ बैठ के एक एक्सरसाइज की और प्राइम मिनिस्टर साहब की एक प्रपोजल बनाया। तो देखिए, चादर देख कर पाँव फैलाते हुए हम बिल्कुल चाहते हैं कि इवेंचुअली हमारा टैक्स नेट इतना वाइड और डीप हो गया हो कि ओवरऑल हम टैक्स रेट में कमी ला सकें। यकीनन IMF प्रोग्राम की अपनी कंसिडरेशंस है, और यही बात मांडवीवाला साहब कर रहे थे। एनर्जी टैरिफ्स के लिए देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें अभी से बताता हूँ। आपने देखा IPPs के साथ नेगोशिएशन एक चीज़ है, मगर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, पहले 3 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हम उम्मीद करें कि इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर मुकम्मल कर लें। साथ ही साथ सर्कुलर डेट के रिडक्शन के कौन से नाम भी बता दें? आई थिंक ये IESCO, FESCO और GEPCO जी। तो देखिए, इनके ऊपर काम चल रहा है और आगे फेस वाइज सबको करना है, मगर सिर्फ ये नहीं, एक होल सेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ताकि हम बिल्कुल एक एफिशिएंट मार्केट बनाएं जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेसेस और जनरेशन कंपनीज B2B आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकें। इवेंचुअली वी वांट टू गेट टू दैट स्टेज, सिस्टम में एफिशिएंसी आए। तो ये, मगर ये सब चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल जी हम ये स्टेप्स उठाते रहेंगे ताकि आरिफ साहब जो पाकिस्तान से एक बड़ा पोटेंशियल है वो IT और IT इनेबल सर्विसेज के मद में पाकिस्तान में कंपनीज और बच्चे पढ़े लिखे ऐसी पोटेंशियल मौजूद है जो आपको कुछ एडिशनल फ्यू बिलियन डॉलर्स अर्न करके दे सकता है। बेशतर कंपनियां जिनके मैं नुमाइंदों से मुझे मुलाकात का मौका मिला, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में देखते हैं कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ से वीज़ा इशूज़ हमारे लिए एक रुकावट बने हुए हैं जिससे ये कंपनियां वहाँ जाके ग्रो नहीं कर सकती। इसी तरीके से बाकी ममालिक के साथ है। तो अगर हमारी वहाँ ये मई की जंग के बाद, मार्का हक के बाद हमारी एक नई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कहना चाहिए, या हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो मिडल ईस्ट में बहुत बढ़ गई है, कबूलियत बढ़ गई है, सऊदी अरब भी गले लगा रहा है, कतर UAE भी लगा रहा है, तो वहाँ शायद एक फोकस्ड एफर्ट करने की ज़रूरत है कि वहाँ वीज़ा रजीम में नरमी आए। हमारी जो कंपनियाँ एक्सपेंड कर सकती हैं, ख़ासतौर पर IT और IT इनेबल सर्विसेज का मैंने जिक्र किया, हो सकता है आपके जहन में और कराची की ऐसी कंपनियाँ हो, टेक्सटाइल सेक्टर में, बाकी शोबों में, जो एक्सपेंड करके GCC के मुख्तलिफ ममालिक में अपने आउटलेट्स खोल सकती हूँ। तो इस शोबे में काम करने की ज़रूरत है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये तो ऐसी चीज़ें, आई थिंक IT के तो जितने भी डिमांड्स हैं और मैटर्स हैं, वो जो भी कुछ कहते हैं, आई थिंक उनको दे देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। और इसमें ये बड़ा ये जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है, और माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं, वो यंग बच्चियां जो है, वो इसमें काफ़ी जो है वो महारत हासिल कर रहे हैं। तो इसमें तो आई थिंक इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, और इनके जो भी कुछ इश्यूज हैं छोटे मोटे, थोड़े सी अगर वो कोई ज़्यादा भी डिमांड कर लेते हैं तो वो भी आई थिंक उनकी तरफ तोल देना चाहिए, ताकि यहाँ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी बेहतरी आए, हमारे लोग भी जो है वो खप जाए। सर, आप बिलाल साहब इस पे कमेंट करेंगे? ये वीज़ा इशू एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको शायद, जैसे कुवैत से आपको वीज़ा नहीं मिल रहे थे, अभी वो थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन इन कंपनीज़ के लिए हम कोशिश करें तो एक बड़ी मार्केट है जिसको हम अभी लूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। देखिए, हम चाहते हैं कि आई थिंक वो बातचीत जारी है कि गल्फ़ के ममालिक के अंदर वीज़ास का थोड़ा इशू हम रिजॉल्व करें, खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के। ये लोग तो कहीं गायब नहीं होंगे, ये तो पैसा लगाएंगे भी, कमाएंगे भी, दो काम। जी नहीं बिल्कुल जी। और आपने देखा डिप्लोमेटिक लेवल पे तो उन्होंने आई थिंक बेहतरी आई है हमारी वीज़ा सिचुएशन में, मगर बिल्कुल हमने अपने बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, इन सब के लिए भी आसानी करनी है। मगर साथ ही साथ ही मेरे ख्याल से, जिस तरह मैंने आपको पहले ना IT के हवाले से अभी मशक डिजिटल की मिसाल दी, तो उसमें 2 चीज़ें हुई। एक, डिजिटल बैंक उन्होंने लॉन्च किया, और वो सारे का सारा उसका टेक स्टैक जिसके बुनियाद पे वो ऑपरेशन चलता है, वो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने डेवलप किया। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की, यहाँ पर बनाई, और वो पाकिस्तान में अब चलेगा। नंबर 2, उसने अपना सारा टेक ऑपरेशंस, ग्लोबल मिडिल ऑफिस, जिस तरह कॉरपोरेशंस के मिडिल ऑफिस होते हैं, उन्होंने अपने टेक ऑपरेशंस, कंप्लायंस ऑपरेशंस, रिस्क ऑपरेशंस पाकिस्तान मूव कर दिया। और मैंने जब उनसे पूछा, 450 अफराद उन्होंने हायर किए, 45% उनमें से ख़वातीन थी। और मैंने जब उनसे पूछा कि आपका दफ्तर कहाँ पर होगा, तो उन्होंने कहा जी दे आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम। ये 450 पाकिस्तानी 19 शहरों से काम करेंगे। तो हमारे पास इसमें भी अपॉर्चुनिटी है IT एक्सपोर्ट्स की, कि हम यहाँ पर
अपना यकीनन फॉरेन लेकिन जीसीसी कंट्री को टारगेट करिएगा, ये नहीं बिल्कुल जी। और मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर और आईटी नेबर सर्विसेज में जो एंगेज हैं, ये उनका फीडबैक है। मैं आपको बताना चाहूँगी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, चाहे वो नैफटेक है, चाहे वो हमारी नर्सेज की ट्रेनिंग है, चाहे वो हमारी आईटी स्किल्स की डेवलपमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग लेबर, ये सारे इनिशिएटिव को खुद ओवरसी कर रहे हैं और इसकी रेगुलरली खुद भी मीटिंग लेते हैं। सऊदी अरब में आप पिछले 3-4 सालों से अपनी वर्क फोर्स लूज कर रहे थे, वो वापस भेज रहे थे। अब पोटेंशियल है कि आप इसको एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारी आपको उसके लिए वीज़ा रिजीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करने में बहुत अपॉर्चुनिटी है। रेमिटेंसेस भी पिछले साल रिकॉर्ड उन्हीं से ही आए थे जी, तो बिल्कुल वी आर वर्किंग ऑन इट। आरिफ साहब, और ऐसे एरियाज जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, आपकी तजवीज़? जी, मैं ये कह रहा था कि इस आईटी के साथ साथ जो है वो माइनिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अभी आपको तो पता ही है, रिकॉर्डिंग में के साथ साथ जो जितना भी टेरेन है उसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी लीजेस दी हैं और उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान हो रही है। तो वो आई थिंक बहुत बड़ा और प्रोमिसिंग सेक्टर है। फिर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे जो है वो काम ज़्यादा करने की जो है वो ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, उस लैंड बैंक जो है वो बिल्कुल फाजिल पड़ा हुआ है। उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स जो है वो लेने चाहिए। फिर ये जो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती क्यों उसको बजट पे लोड किया जाता है। बजट पे लोड करके और आप उसमें बजट डेफिसिट के अंदर वो नंबर जाता है और उस पर ख्वामखा फिर आप लोगों को जो है इनको इश्यूज होते हैं और ये फिर टैक्सेस वैक्सेस ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो आई थिंक वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एफिशिएंसी भी आएगी और उसमें बहुत ज़्यादा एपिटाइट। आई थिंक अभी आपको ये तो महसूस हुआ होगा, और स्टॉक एक्सचेंज की ये जो आप बुल रन देख रहे हैं, इसमें जो है वो एक चीज़ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ लोकल लिक्विडिटी जो है उसका बहुत फ्लो है, बहुत पॉजिटिव फ्लो है। लोगों के पास लिक्विडिटी है और वो अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तो ये मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसको अभी बता रहे थे कि आपको सखर कराची जो मोटरवे को जो है करना, तो उसमें 1.1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। वो ये शाहराह भुट्टो का बाकी हिस्सा 60 बिलियन का है। आई थिंक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें तो इनको जो पैसे भी रेज करना आसान होगा और ये प्रोजेक्ट भी बड़े फास्ट हो जाएंगे। तो ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान जो है, इट्स अ गुड आइडिया। सलीम साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ और आरिफ अभी सही कह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हुए हैं सिंध में, फ्रॉम ब्रिजेस, फ्रॉम रोड्स, फ्रॉम बिल्डिंग्स, आप यू नेम इट, और वहाँ हुए। उन्होंने 2 तजवीज़ दी, शाहराह भुट्टो वाला और मोटरवे वाला। नहीं, और मसला जो सबसे बड़ा चैलेंज है, फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स दिस एट ऑल। और ये आज का मसला नहीं है, ये मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ टोटल फेलियर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और बाकी चीज़ों में कामयाब है, बाकी चीज़ों में, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि उनका माइंडसेट ही नहीं जाता टूवर्ड्स। आपने ये जैसे फेलियर का, मैंने कहा आपने भी वो लाहौर के चैम्बर की तरह इनको फारिग कर दिया। नहीं, मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली ऑल गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू कंसीव पब्लिक प्राइवेट पार्ट, दे आर अनएबल टू गेट पीपल टू इन्वेस्ट। और सिंध गवर्नमेंट में आप सरप्राइज होंगे किस किस्म के, मतलब हमें सिंध गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं था कि इसमें हम पब्लिक, बट जब वो शुरू हुआ एक काम तो दे हैव रियली अचीव्ड। अब ये जो इन्होंने ये बात की है, ये जो शाहराह भुट्टो जो बनाई है, अगर आप देखें तो वो मतलब नोबडी कैन बिलीव, आम आदमी कैन नॉट बिलीव कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी है। जिस पे पुल गिरा था भी, ये वही वाली है ना? नहीं, कुछ नहीं गिरा, वो दैट इज ऑल सोशल मीडिया। नहीं, सोशल मीडिया नहीं, ब्रिज तो एक्चुअली में गिर गया था, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। नहीं, वो एरिया था जो खुला ही नहीं आज तक। मैं तो जो एरिया बात कर रहा हूँ उस रोड की जो खुला था, वो तो जाहिर सी बात है, सैलाब आया तो उसमें कुछ भी हो सकता है।